और उसके बाद आर फॉर्म ने उसको एब्जॉर्ब किया, तो भी उसकी जो प्रॉपर्टी है कैप्सूल बनाने वाली वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसीलिए बायोलॉजिकल सिस्टम का जो मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है दैट इज द डीएनए। ऐसे बॉन्ड जिनके बनने पर H2O रिलीज होता है, ऐसे बॉन्ड को एनहाइड्रस बॉन्ड कहते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं जो गर्म करने पर, ठंडा करने पर, यानी फिजिकल और केमिकल चेंजेस से ब्रेक नहीं होते। व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक इंफॉर्मेशन? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब है डीएनए के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। फिर आप कहोगे साहब फिर सबकी नोज अलग अलग क्यों होती है? किसी की तोते जैसी, किसी की पकौड़े जैसी, किसी के नथुने फूले हुए, अलग अलग टाइप की नोज तो सबकी अलग अलग है। कि बेसिकली जीन की पोजीशन तो स्पीशीज वाइज स्पेसिफिक है, परंतु उस जीन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो मेरा अलग, आपका अलग और थर्ड पर्सन का अलग होगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस की इस अनोखी सीरीज में जिसका नाम है नीट सेंचुरी। मैं डॉक्टर ब्रजेश लवानिया, आपका बॉटनी एजुकेटर, आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में मैं आपको डीएनए की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज बताऊंगा। यूनिक मतलब यूनिक, जो सिर्फ डीएनए में होती हैं और दूसरे किसी बायोमॉलिक्यूल में नहीं होती। तो मेरे साथ बने रहिएगा आखिरी तक इस वीडियो लेक्चर में, और डीएनए की कुछ मैं आपको बेसिक यूनिक प्रॉपर्टीज बताऊंगा। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। चलिएगा शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर। देखिएगा, हम जानते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी यदि ऊपर से नीचे 5' to 3' एंड है, तो दूसरे की पोलैरिटी नीचे से ऊपर 5' to 3' एंड होगी। ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक स्ट्रैंड में यदि एडेनिन है तो सामने वाले स्ट्रैंड में थाइमिन होगा, यदि थाइमिन है तो एडेनिन होगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन होगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन होगा। इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्रीली अटैच्ड होते हैं दोनों स्ट्रैंड में। अब ध्यान से समझिए, डीएनए को हम क्या बोलते हैं? डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो इस जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जिससे जीन बनी होती हैं या जो कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने की पावर रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। हम ऐसा भी बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जाती है। मींस ऐसे समझिएगा कि आपका कोई कैरेक्टर आपके मदर फादर जैसा है, उससे रिजेंबल करता है। इसका मतलब है वो जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जो जीन है या वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, आपके मदर फादर से आपके अंदर आई है। इसीलिए आपका वो स्ट्रक्चर, आपकी वो प्रॉपर्टी आपके मदर या फादर से रिजेंबल करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि डीएनए चूंकि जेनेटिक मटेरियल है, तो डीएनए के अंदर ही क्या पाया जाएगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होगी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का बेसिक मीनिंग क्या है। कई बार हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मीनिंग ही नहीं समझते। भाई, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मीनिंग जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप इस प्रॉपर्टी को नहीं समझ सकते। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या समझिएगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। थोड़ा मैं आपको और लिटिल बिट एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा कि ये मेरा पहला क्रोमोसोम है, फर्स्ट क्रोमोसोम, इसकी इस लोकेशन पर क्या प्रेजेंट है? मेरी नोज की शेप को डिटरमाइन करने वाली जीन है। इसका मतलब हुआ दुनिया के सारे ह्यूमंस में इसी क्रोमोसोम पर नोज की शेप को डिटरमाइन करने वाली जीन होगी। लेकिन हर ऑर्गेनिज्म की, हर ह्यूमन की नोज की शेप तो अलग अलग होती है। अब आप कहोगे जब सारी लोकेशन सेम है जीन की, तो सबकी नोज एक जैसी क्यों नहीं है? किसी की मोटी है, किसी की पकौड़े जैसी है, किसी की तोता जैसी है, किसी की लंबी नुकीली है। तो असल में इस नोज की शेप में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इस जगह पर जो डीएनए है, उस डीएनए में मेरे अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कुछ और है, आपके में कुछ और है, थर्ड पर्सन में कुछ और होगा। यानी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है हमारे डीएनए के अंदर, वो एक दूसरे से वैरी कर रही है, अलग है। तो जी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का बेसिक मतलब क्या हुआ? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का बेसिक मतलब हुआ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। अब यहां पर जब हम डीएनए में पहुंचते हैं, तो डीएनए में हमें 2 स्ट्रैंड मिल रहे हैं डीएनए के। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि डीएनए के इस स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन काउंट करेंगे या इस वाले को,
या दोनों स्ट्रैंड के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड में होती है और उस स्ट्रैंड को हम नाम देते हैं क्या? उस स्ट्रैंड को नाम देते हैं अपन सेंस स्ट्रैंड। ध्यान से समझिएगा, उस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं? सेंस स्ट्रैंड। मान लीजिएगा मैंने इस स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड लिख दिया, इसका मतलब है इस स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहेंगे, दूसरे वाले स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं कहेंगे। यानी ये दूसरा स्ट्रैंड है वो क्या कहलाएगा? इसको बोलेंगे हम एंटी सेंस स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे इसे? एंटी सेंस स्ट्रैंड कहेंगे। नाम से बहुत आसानी से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी भाई। सेंस, जिसमें सेंस है यानी जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसे क्या बोलेंगे? सेंस स्ट्रैंड। और जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, जो इसको सिर्फ स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपन? एंटी सेंस स्ट्रैंड कहेंगे। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि हम किसी डीएनए में कैसे जज करेंगे भाई कौन सा स्ट्रैंड सेंस स्ट्रैंड है और कौन सा एंटी सेंस स्ट्रैंड है? पता चला मैं दूसरे लेक्चर में कभी पढ़ा रहा हूं तो इसको सेंस लिख दिया तो इसको एंटी सेंस लिखूंगा। ये कंफर्म है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड सेंस स्ट्रैंड होता है और दूसरा एंटी सेंस। हालांकि आज तक साइंस में कोई ऐसी टेक्निक और कोई ऐसा क्लू नहीं है जो देख करके ये बता दे कि कौन सा स्ट्रैंड सेंस है और कौन सा एंटी सेंस है। तो आप कहोगे सर फिर पता कैसे चलता है, हम डिसाइड कैसे करते हैं और कब करते हैं? तो ये बात जानना जरूरी है। एक्चुअल में कोई डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या? डीएनए से जब आरएनए बनता है उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो कोई डीएनए जब ट्रांसक्राइब करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, तभी हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं या बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा सेंस है और कौन सा एंटी सेंस है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड ही ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। यानी ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ किसी एक ही स्ट्रैंड का होता है, दोनों का नहीं होता। ये ध्यान से समझ लीजिए। और जिस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है हम कहते हैं वही स्ट्रैंड एंटी सेंस स्ट्रैंड है। तो बचा हुआ दूसरा स्ट्रैंड क्या हो जाएगा? अपने आप से सेंस स्ट्रैंड हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि डीएनए के दो स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड सेंस स्ट्रैंड है, दूसरा एंटी सेंस स्ट्रैंड है। बट इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के समय पर ही हो सकता है। जिस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा वो क्या है? वो है एंटी सेंस स्ट्रैंड, दूसरा सेंस स्ट्रैंड होगा। लेकिन इंफॉर्मेशन हमेशा सेंस स्ट्रैंड पर ही कैरी होगी। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। अब आपको यह लग रहा होगा सर ऐसा क्यों है कि जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो तो एंटी सेंस स्ट्रैंड और इंफॉर्मेशन पाई जा रही है सेंस स्ट्रैंड पर। ये ऐसा कैसे संभव है? ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन बताता हूं, ध्यान से समझिए। चाहे प्रोसेस रेप्लिकेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, जिस स्ट्रैंड के ऊपर नया स्ट्रैंड बनता है वो उस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब साइटोसिन के आगे ग्वानिन आएगा, ग्वानिन के आगे साइटोसिन आएगा, थाइमिन के आगे यूरेसिल आएगा, थाइमिन के आगे एडेनिन आएगा और एडेनिन के आगे यूरेसिल आएगा। आप बोलोगे हमने तो पढ़ा था डीएनए में एडेनिन के सामने थाइमिन आता है। बिल्कुल सही। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो डीएनए में चूंकि थाइमिन पाया जाता है तो एडेनिन के सामने थाइमिन ही पेयर करता है। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, उसके अंदर डीएनए से जब आरएनए बनता है तो बनने वाले स्ट्रैंड में एडेनिन के सामने पेयर में कायदे में थाइमिन आना चाहिए, तो वहां थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है। बस इतना सा अंतर होता है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं इस बात को प्रूव करने वाला हूं कि डीएनए में क्यों एंटी सेंस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसका रीजन समझ लीजिए। असल में हम जब भी किसी स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, तो हमेशा इसकी डायरेक्शन 5' to 3' होती है। अब समझिएगा, मैंने इस स्ट्रैंड को यहां क्या मान रखा है? सेंस स्ट्रैंड। इसका मतलब है हम क्या बोलेंगे कि भाई जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका सीक्वेंस ये है ATC GGC AT। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन यही है। क्या है? ATC GGC AT, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब मान लीजिएगा एक बार को मैं ये मान लूं कि ट्रांसक्रिप्शन सेंस स्ट्रैंड से हो रहा है, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लूं ऐसा होता है,
तो बताइए इससे जो आरएनए बनेगा, इसके ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बनेगा वो आरएनए क्या बनेगा ये बताना है आपको, ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने बोला ट्रांसक्रिप्शन में बनने वाला जो स्ट्रैंड होता है वो जिस स्ट्रैंड से बन रहा है उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो देखिए ए के सामने यहां क्या लगना चाहिए, आना चाहिए, यदि डीएनए बन रहा होता तो क्या आना चाहिए था, थायमीन, लेकिन यहां का आएगा यूरेसिल, क्योंकि आरएनए में थायमीन नहीं होता। तो ध्यान से समझिएगा, डीएनए में से थायमीन हटा के यूरेसिल मत जोड़ रहे हैं। डीएनए के जिस स्ट्रैंड पर नया स्ट्रैंड बन रहा है उस नए स्ट्रैंड में, चूंकि वो आरएनए का स्ट्रैंड है, उसमें जहां एडेनिन के सामने कायदे में थायमीन आना चाहिए वहां क्या आता है, वहां यूरेसिल आता है। तो एडेनिन के सामने क्या आएगा, यूरेसिल। थायमीन के सामने क्या आएगा, एडेनिन। साइटोसिन के सामने क्या आएगा, गुआनिन। गुआनिन के सामने क्या आएगा, साइटोसिन। गुआनिन के सामने क्या आएगा, साइटोसिन। साइटोसिन के सामने गुआनिन। एडेनिन के सामने यूरेसिल और थायमीन के सामने क्या आएगा, एडेनिन। अब मुझे बताइए यदि मैं इस स्ट्रैंड को आरएनए मान लूं, इस स्ट्रैंड को मान लीजिएगा मैंने आरएनए मान लिया, तो इस आरएनए में बताइए इंफॉर्मेशन क्या है। हमेशा कहां से कहां पढ़ते हैं, 5' to 3'। तो यहां 5' to 3' में आरएनए की इंफॉर्मेशन पढ़िए क्या है, AUG CCG AU। क्या इंफॉर्मेशन यही थी, इंफॉर्मेशन थी तो ATC GGC AT, ये तो इंफॉर्मेशन आई नहीं। तो असल में ट्रांसक्रिप्शन यदि सेंस स्ट्रैंड से होगा तो जो इंफॉर्मेशन हो वो इंफॉर्मेशन एमआरएनए के ऊपर लोड ही नहीं हो सकती, इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन कभी भी सेंस स्ट्रैंड से नहीं होता। अब देखिए, अब जैसा होता है हम उसको देखें। तो मैंने बताया ट्रांसक्रिप्शन किससे होता है, एंटी सेंस स्ट्रैंड से। तो एंटी सेंस स्ट्रैंड से यदि ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इस पर इंफॉर्मेशन वही लोड होगी जो एक्चुअल में डीएनए के अंदर है। देखिएगा इसके ऊपर जब इंफॉर्मेशन देखें तो क्या इंफॉर्मेशन होगी, देखिए टी के सामने क्या आएगा, ए के सामने क्या आएगा, यू, जी के सामने क्या आएगा, सी के सामने क्या आएगा, सी के सामने क्या आएगा, जी के सामने क्या आएगा, सी, टी के सामने क्या आएगा, ए, और ए के सामने क्या आएगा, यू। अब देखिएगा 5' से 3' एंड की तरफ सीक्वेंस को पढ़िएगा, न्यूक्लियोटाइड क्या आएगा, AUC, यहां क्या था देखिए ATC। तो सिर्फ थायमीन यूरेसिल ने रिप्लेस किया, बाकी पूरी इंफॉर्मेशन वैसी है जैसी सेंस स्टैंड पर है। देखिएगा AUC GGC GGC AU AT, तो सिर्फ थायमीन रिप्लेस हुआ, बाकी पूरा सीक्वेंस जैसा सेंस स्ट्रैंड में वैसा ही यहां पर लोड हुआ। इसका मतलब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है इससे बनने वाला इंफॉर्मेशन या इससे बनने वाला आरएनए, इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट लोड हुई है। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, ये दो बहुत यूनिक बातें हैं, गड़बड़ करते हैं बच्चे। पूछा जाता है कि डीएनए के किस स्ट्रैंड में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, तो सेंस स्ट्रैंड में। लेकिन पूछा जाए किस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आप बोलोगे एंटी सेंस स्ट्रैंड का। ये बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है जो दूसरे किसी और मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। ध्यान रहे कि यदि रेप्लिकेशन में पूछ रहा है तो दोनों स्ट्रैंड से नया स्ट्रैंड बनता है डीएनए का, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन की बात करेगा तो दोनों स्ट्रैंड से नया आरएनए का स्ट्रैंड नहीं बनता, केवल एंटी सेंस स्ट्रैंड से ही बनता है। ओके, अब हम इसकी दूसरी एक और यूनिक प्रॉपर्टी की बात करना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगली इसकी जो यूनिक प्रॉपर्टी है दूसरी, उसका नाम है डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। ध्यान से समझिएगा, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन वर्ड आपने प्रोटीन के अंदर सुना होगा। प्रोटीन को हम गर्म करते हैं तो उसका डीनेचुरेशन हो जाता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, वैसी ही एक प्रॉपर्टी इसमें भी पाई जाती है डीएनए में, डीनेचुरेशन की। आप बोलोगे अब आप तो कह रहे थे ये यूनिक प्रॉपर्टी है, ये तो प्रोटीन में भी होती है। जी हां, ये सही बात है कि प्रॉपर्टी डीएनए में जैसी होती है डीनेचुरेशन की, वैसी प्रोटीन में भी होती है डीनेचुरेशन की। लेकिन जो रीनेचुरेशन वाली प्रॉपर्टी है वो केवल और केवल डीएनए में होती है। प्रोटीन को आपने एक बार गर्म कर दिया, आप दोबारा उसको ठंडा करेंगे तो क्या प्रोटीन वापस वैसी हो जाएगी? नहीं होती, प्रोटीन वैसी वापस
नहीं होगी। लेकिन डीएनए में एक खास बात है, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या खास बात है? जैसे मैंने डीएनए के 2 स्ट्रैंड यहां पर लिखे, मान लीजिएगा इसको मैंने इधर से 5'2'3' लिखा, तो ये इधर से 5'2'3' होगा। इसके ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं, किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये आपको बताया जाता है कि 2 अलग अलग स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड हमेशा कैसे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। हालांकि यहां हाइड्रोजन बॉन्ड से जो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े होते हैं उनके अंदर बॉन्ड का नंबर भी अलग अलग होता है, ये आपने पढ़ा होगा। ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 2। और सी और जी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 3। ये बात आपने पढ़ी होगी। तो वो मैंने यहां पर 2 और 3 बॉन्ड दिखाए नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन एक स्ट्रैंड के 2 न्यूक्लियोटाइड जैसे थायमिन और एडेनिन है, ये किससे जुड़े होंगे? ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। या इस स्ट्रैंड के किन्हीं भी 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। इनको शॉर्ट में मैंने पीडीईबी लिख दिया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो कुल मिलाकर के डीएनए में 2 तरह के बॉन्ड हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो किसी स्ट्रैंड के 2 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ रहा है, लेकिन एक स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड अपने सामने वाले एंटी पैरेलल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ भी जुड़े हुए हैं। ये बॉन्ड कौन से हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहां मैंने नंबर नहीं दिखाया है। अब मैं खास बात बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यदि इस डीएनए को हम क्या करें? गर्म करें, इसका क्या करें? हम हीटिंग करें। और हीटिंग भी कितने टेम्परेचर तक करें? इसकी हीटिंग करें अप टू मेल्टिंग पॉइंट। हर डीएनए का हालांकि मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, बट जनरली डीएनए 90 से लेकर 100 डिग्री के बीच में मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। अब यहां पर मेल्टिंग पॉइंट तक जब हम गर्म करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। लेकिन ध्यान रखें, इस पॉइंट पर जाकर के इनकी मेल्टिंग हो जाती है। मेल्टिंग वर्ड का मतलब क्या है वो ध्यान से समझ लिए। मेल्टिंग वर्ड का मतलब है यहां पर कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये डीएनए का स्ट्रैंड अलग हो जाएगा और दूसरा जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये भी अलग हो जाएगा। ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो मेल्टिंग का मतलब यहां कुछ और नहीं बल्कि इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड का एक दूसरे से सेपरेट हो जाना, यही मेल्टिंग कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे अपन? इसे मेल्टिंग कहेंगे। तो मेल्टिंग में क्या होगा? मेल्टिंग में सिर्फ और सिर्फ इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वही ब्रेक होते हैं। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होते। क्यों? क्योंकि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एनहाइड्रस बॉन्ड ने जब ये बने थे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो इनके बीच में से H2O रिलीज हुआ था। ऐसे बॉन्ड जिनके बनने पर H2O रिलीज होता है ऐसे बॉन्ड को एनहाइड्रस बॉन्ड कहते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं जो गर्म करने पर, ठंडा करने पर, यानी फिजिकल और केमिकल चेंजेस से ब्रेक नहीं होते। ये सिर्फ तभी ब्रेक हो सकते हैं जब कोई एंजाइम इनके ऊपर एक्ट करे, न्यूक्लियस एंजाइम। समझ गए ना? तो चूंकि ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये गर्म करने पर ब्रेक नहीं होते, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं। अब हमने मेल्टिंग पॉइंट तक डीएनए को गर्म किया, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। ये तो औरों में भी हो सकता है डीनेचुरेशन, जैसे प्रोटीन का होता है, परंतु इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बताने जा रहा हूं वो ध्यान से समझ लीजिएगा। वो ये है कि इनमें न सिर्फ डीनेचुरेशन होता है बल्कि हम इन स्ट्रैंड को वापस से स्लोली कूल करें, इनकी स्लो कूलिंग करें दोनों स्ट्रैंड की, तो क्या होगा? स्लो कूलिंग करने पर ये दोनों पास पास आ जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं इसे? रीनेचुरेशन कहेंगे। यानी दोनों डीएनए के स्ट्रैंड जैसे पहले थे यूनाइटेड वैसे ही यूनाइट हो जाएंगे। इसका एक नाम और कहीं कहीं यूज होता है, एनीलेशन। क्या बोलते हैं इसे? एनीलेशन। मतलब क्या है? ये दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड है जैसे पहले थे वापस से यूनाइट होकर के वैसे ही बन जाएंगे। ये ध्यान से समझ लीजिएगा। तो जैसा डीएनए था पहले वैसा ही डीएनए मॉलिक्यूल एज सच बन जाएगा। ये डीएनए मॉलिक्यूल जैसा था वैसा बन गया, दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में फिर बन गए।
और इंपॉर्टेंट बात इसमें एक और है कि जैसी प्रॉपर्टीज पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड में थी, डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन के बाद डीएनए जो बनेगा उसमें नो चेंज इन प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहले थी वही सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर अभी भी रहेगी। तो ये है कहानी किसकी, डीएनए के अंदर डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन की। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी बायोमॉलिक्यूल दूसरा कोई है ही नहीं जो शो करता है जिसमें डीनेचुरेशन के साथ रीनेचुरेशन भी होता हो। दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी विच इज शोन बाय डीएनए। आपने देखा होगा, आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। उसमें S3 को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करके ठंडा करते हैं, फिर R सेकेंड उसके साथ मिलाते हैं, तो R सेकेंड उस S3 के उस डीनेचुरेशन के बाद, रीनेचुरेशन के बाद जो डीएनए होता है उसी को तो एब्जॉर्ब करता है। और R सेल जो होती है, रफ टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, वो अपने ऊपर एक पॉलीसैकेराइड का क्या बना लेते हैं, कैप्सूल बना लेते हैं। यानी जो प्रॉपर्टी S3 के डीएनए में थी उसको गर्म किया हमने, गर्म करके ठंडा किया और उसके बाद आर फॉर्म ने उसको एब्जॉर्ब किया, तो भी उसकी जो प्रॉपर्टी है कैप्सूल बनाने वाली वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। क्यों? क्योंकि डीएनए को गर्म करने के बाद ये हम ठंडा करें, डीनेचर करने के बाद रीनेचर कर लें, तो जैसा डीएनए पहले था, जैसी प्रॉपर्टी वाला, वैसा ही डीएनए डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन के बाद भी रहता है। ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी वाला कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं है। इसीलिए बायोलॉजिकल सिस्टम का जो मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है दैट इज द डीएनए। थैंक यू। जय हिंद।